गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? जीके की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो क्लास आप देख रहे हैं तो ये रिकॉर्डेड मोड पर देख रहे हैं आप, ठीक है। इसका जो प्रसारण है वो प्रीमियर के थ्रू हो रहा है, ये लाइव क्लास नहीं है। ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके साथ कम्युनिकेट करना, यानी कि आप कुछ कमेंट करें, आप आंसर करें और मैं उसको देख करके मैं तुरंत आप उसका रिप्लाई करूं आपको। ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से इस समय तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ क्लासों को हमने लाइव मोड में भी मतलब डिवाइड कर दिया है और इस क्लास को हम प्रीमियर के थ्रू लेकर के आते हैं। मतलब ये पहले से एक शूट होती है क्लास, है ना, और ये आपके सामने सेम उसी लाइव के समय पे आपके सामने ये पब्लिश हो जाती है, वो भी एकदम प्रीमियर के थ्रू लाइव की तरह चलती होगी। ऐसे में मैं आपके साथ कन्वर्सेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके सभी सवालों का जवाब, ठीक है, कमेंट के माध्यम से मैं जरूर करूंगा, क्योंकि आप सभी जैसे क्लास में जुड़े हो, आपके साथ मैं भी, मेरी भी उपस्थिति आप सभी के बीच में। क्लियर है? चलिए, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में पहला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष कौन होने चाहिए। देखिए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर वकील या फिर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सभी लोग आप इसका कमेंट करें। देखिए, मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित है और बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या फिर हम बात करें तो 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 5 वर्ष की इन्होंने मतलब 5 वर्ष का इनका कार्यकाल हो जाए या फिर इनकी 70 वर्ष की मतलब आयु पूरी हो जाए, जो भी पहले हो उसके अंतर्गत होता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है ना, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के गठन के तहत क्या होता है कि आपके गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। ये सभी आपस में बैठ करके जो समिति का गठन होता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिसमें से भारत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। क्लियर हुआ? दूसरे नंबर प्रश्न पर आएंगे। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। आप सभी लोग इसका कमेंट अवश्य करें, क्योंकि देखिए, यह प्रश्न हम पहले भी इसी सीरीज में पूर्व मतलब की क्लासों में लेके आ चुके हैं, है ना, कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करता है, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट जरूर करें। तो देखिए, सही उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी अनुच्छेद 356। तो देखिए, अनुच्छेद 356 ना भारत के राष्ट्रपति को राज्य सरकार को निलंबित करने या भारत या देश के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की एक शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति जब शासन अपना किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है तो इमरजेंसी के लिए क्या करता है कि संसद के दोनों सदनों की मंजूरी को पहले लेता है। यदि संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई अगर राष्ट्रपति को, तो वह देश के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, इसी क्लास के माध्यम से आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति शासन कब कब लगा। अगर आपको पता है तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कि किन किन परिस्थितियों में भारत में कब कब यानी किस वर्ष में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? भाग 10, भाग 11, भाग 13 या फिर भाग आपका 8? कौन सा भाग है भारतीय संविधान का जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों को बताता है? आपको पता होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है और इसका आसान सा जवाब होगा आपका भाग 11वां। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। संविधान के भाग 11वें में संघ राज्यों के बीच संबंधों पर लेख शामिल है और जो संघ राज्यों के बीच संबंधों पर जो लेख शामिल है, इसमें बताया गया है कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो हैं वो भारत के संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 के बीच में मिलेंगे आपको, ठीक है। कहने का अभिप्राय वन लाइन में ऐसा है कि देखिए, भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 255 तक जो भी मिलेगा आपको पूरा मटेरियल, इसमें भारत के संघ और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है उनकी चर्चा सम्मिलित है, उनकी चर्चा शामिल है। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे आएंगे जरा। यदि कोई विदेशी नागरिक
अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का प्रयोग करता है तो वह किस दंड के तहत दंडनीय होगा? विदेशी नागरिक का साइबर कानून, या फिर भारत का साइबर कानून, या फिर ए और बी दोनों, या फिर ना तो ए और ना तो बी? आप सभी लोग इसका एक बार आंसर करें। प्यारे अभ्यर्थियों, देखिए बात करें अगर तो आईटी अधिनियम 2000 यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत जो साइबर पोर्नोग्राफी है, जो अश्लील कंटेंट है जो पब्लिश होता है आपके सोशल मीडिया साइट्स पर, है ना, ये दंडनीय है और अवैध है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो, सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार का कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकता है, ठीक है, लाइक पोर्नोग्राफी, है ना, इस तरीके का। अगर ऐसा करता है कोई भी विदेशी नागरिक, कोई भी विदेशी नागरिक अगर ऐसा प्रयास करता है, कोई अश्लील कंटेंट परोसता है और उस समय वह भारत के सर्वर का प्रयोग कर रहा होता है, तो देखिए आईटी एक्ट 2000 के तहत, उसकी धारा 67 के तहत, आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत उसे 3 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, ठीक है। यानी कि यह प्रावधान किया गया आईटी एक्ट 2000, ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 वर्ष की कारावास, ठीक है। तो यह किसके तहत होगा? भारत के साइबर कानून के तहत। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? देखिए 50-50, 25-75, 40-60 या फिर 70-30। सभी ऑप्शन है आपके सामने, आप लोग कमेंट अवश्य करें, ठीक है। और देखिए, पता है, केवल व्यूज और लाइक करने के लिए मतलब कि क्लास में कभी मत आइए पूरा सब कुछ मटेरियल पूरा ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, और इनको बहुत अच्छा होगा यदि आप नोट कर लो तो। धीरे धीरे इसका बेनिफिट आपको अवश्य मिलेगा। आपके सामने ये क्वेश्चन फिर से आएंगे घूम फिर के। क्लियर हुआ? देखिए, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? सही उत्तर होगा आपका 50-50, ठीक है, 50-50 के तहत। अब बात करें इस परियोजना की, तो ये जो परियोजना है विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच 50-50 एक लागत साझाकरण के आधार पर प्रस्तावित है, जिसे शिक्षा प्रभाग ICR नई दिल्ली के तहत लागू किया गया। जो आपका कृषि उच्च शिक्षा है, यह परियोजना भारत सरकार और विश्व बैंक के जो बीच में जो एक वित्त पोषित है, जो साझा है, इन दोनों के बीच में 50-50 है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलें। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? देखिए, अभी हालिया जो है तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपके सामने, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सभी लोग इनको नोट करिए, ये आगे चल के आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। डी गुकेश भारतीय 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता हुआ है, ठीक है। इन्होंने अपने कैरियर में ना भारत के लिए एक इतिहास रचा है। देखिए, 40 साल पहले एक थे महान गैरी कास्परोव के इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। उनके पास यह शतरंज टूर्नामेंट जीतने का जो रिकॉर्ड था उनके पास, वह 18 वर्षीय था। आपके जो डी गुकेश हैं, बात करें डी गुकेश के पूरे नाम की, तो देखिए डोमा राजू गुकेश, इन्होंने क्या किया है? गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड को तोड़ा है, भारत के हैं, 17 वर्षीय है, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलें। देखिए, हाल ही में जारी विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? हाल ही में जारी विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 10, 20 या 30 या फिर 40? तो प्यारे अभ्यर्थियों, देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं ने, अंतर्राष्ट्रीय एक टीम ने क्या किया है कि विश्व साइबर अपराध एक सूचकांक जारी किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध जो सूचकांक जारी करने के लिए 100 देशों की एक सूची बना करके तैयार की है। आप यकीन माने, इसमें रूस आपको टॉप पर मिलेगा, यानी कि विश्व साइबर क्राइम अपराध करने के मामले में रूस प्रथम नंबर पर है। इसके बाद देखिए, बात करें तो चाइना है, मंगोलिया है, अमेरिका है, नाइजीरिया है, रोमानिया है, ठीक है। इसमें 7वें नंबर पर मिलेगी आपको उत्तर कोरिया, और 10वीं रैंक है आपके प्यारे भारत की। यानी कि विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो 10वीं रैंक मानी जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, R.K. धवन, करमबीर सिंह, दिनेश के त्रिपाठी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, सवाल है कि भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप लोगों को कमेंट करना है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि हाल ही में, यानी दिनेश कुमार त्रिपाठी को तो अगला मतलब एडमिरल घोषित किया गया, इससे पहले एडमिरल कौन थे भारतीय नौसेना के? क्लियर हुआ?
चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कमेंट करेंगे, तब तक हम देखते हैं इसके आंसर। और इसका सही उत्तर होगा दिनेश के त्रिपाठी। आपके देखिए दिनेश के त्रिपाठी जो हैं ये भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल हैं, ठीक है। इन्हें क्या किया गया भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख घोषित किया गया। इससे पहले जो आपके आर हरि कुमार थे, कौन थे? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार अब सेवा से निवृत्त होने वाले यानी रिटायर होने वाले हैं। इनकी जगह पर 30 अप्रैल 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में अपनी नियुक्ति लेंगे। क्लियर हुआ? अब अगले नंबर पे आएंगे। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। अभी हाल ही में देखिए आपने ना महावीर स्वामी की एक जयंती मनाई है। इसमें से आपके भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में, सही उत्तर क्या होगा आपका? नई दिल्ली, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए नई दिल्ली में 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है। देखिए 2550वें निर्वाण महोत्सव का, यानी इतने पुराने हो गए आपके भगवान महावीर, है ना। तो 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। मोदी ने क्या किया है कि मोदी जी ने भारत की स्थायी सभ्यता पर प्रकाश डाला और वैश्विक संघर्षों के बीच बातचीत करके और प्राचीन दर्शन से ही क्या किया कि प्राचीन दर्शन से सीखने पर जोर डाला है कि आप सभी भारतीय प्राचीन दर्शन से भी कुछ सीख सकते हैं। आप नई चीजों से तो सीख ही रहे हैं, इससे प्राचीन दर्शन से भी कुछ सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो पूछा गया है कि विश्व विरासत दिवस, इसी को विश्व धरोहर दिवस के नाम से जानते हैं। तो विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विरासत और जलवायु, जटिल अतीत, विविध भविष्य, विरासत में बदलाव, विविधता की खोज एवं अनुभव। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि विश्व विरासत दिवस यानी विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी लोग इसका एक बार सबसे पहले तो कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद आपको ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें विश्व विरासत दिवस की, तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया हमने सबसे पहले, ठीक है, जो वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक स्थलों एवं धरोहरों का सम्मान करता है। ये हमारी साझा विरासत के लिए एक प्रकार के सराहना को बढ़ावा देते हुए हमारे परंपराओं और पारिस्थितिक तत्वों को और उनका संरक्षण करने के लिए हमें क्या करता है? बढ़ावा देता है। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें विश्व विरासत दिवस 2024 के थीम की, तो आपकी थीम है विविधता की खोज और अनुभव, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? मिलते हैं आपसे, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।